नमस्कार, सुबह 9 बजे में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिकों ने हड़ताल खत्म करने के दिए संकेत। देर रात हुई रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात। वीआरएस मामले में झुकी सरकार। 1 जुलाई 2014 से लागू होगी स्कीम। चीन की मुद्रा युआन के अवमूल्यन से वैश्विक संकट पर G20 ने जताई चिंता। तुर्की सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता के लिए काम करने की जरूरत। सीमा पर सीजफायर उल्लंघन का पाकिस्तान जिम्मेदार। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान नहीं रखता भारत से संबंध बनाने पर विश्वास। आतंकी संगठन IS की चुनौती से भी इनकार। भारत म्यांमार सीमा पर 3 उग्रवादी ढेर। 1.5 घंटे चली मुठभेड़ में मिली कामयाबी। उड़ीसा के मलकानगिरी में 3 माओवादियों का आत्मसमर्पण। और असम में बाढ़ से अब तक 40 से ज्यादा की मौत। राज्य सरकार ने मांगी केंद्र सरकार से 500 करोड़ की अंतरिम मदद। मेघालय में भी बाढ़ से 86 गांव डूबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वन रैंक वन पेंशन की खबर से। सरकार की ओर से घोषित वन रैंक वन पेंशन से असंतुष्ट पूर्व सैनिकों ने वीआरएस पर रक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म करने के संकेत दिए हैं। सरकार ने कल वन रैंक वन पेंशन को लागू करने की घोषणा की। सरकार इसे 1 जुलाई 2014 से लागू करेगी और हर 5 साल पर पेंशन की समीक्षा होगी। जो प्रधान रक्षा मंत्री ने बोला है उसके ऊपर विश्वास करते हैं। आंदोलन नेता के इस बयान के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि करीब 3 महीने से चली आ रही हड़ताल खत्म हो सकती है। पूर्व सैनिकों को उम्मीद है कि रक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में वीआरएस को लेकर जो भ्रम फैला है वो दूर हो गया है। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये माना और कंफर्म किया कि डिफेंस सर्विसेज के अंदर जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है वो नहीं होता। हमारे प्रीमैच्योर रिटायरमेंट होता है, जो फिक्स्ड सर्विस के बाद हर रैंक वाले घर जा सकते हैं। बैठक में राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद थे। राठौर ने कहा, सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। 6 लाख विधवाएं हैं, उनको ये पैसा तुरंत जाएगा। जो बाकी जितने भी हैं उनको ये पार्शली 6-6 महीने की एरियर्स के अंदर जाएगा। 8,000 से 10,000 करोड़ सालाना देना एक बहुत बड़ी बात है। वन रैंक वन पेंशन पर बीती रात हुई बैठक के बाद निकला ये नतीजा साफ साफ संकेत दे रहा है कि दोनों ही पक्ष करीब करीब एक दूसरे की राय से राजी हैं और अब माना जा रहा है कि 40 साल से चले आ रहे इस मामले का समाधान हो गया है। सिर्फ ऐलान होना बाकी है। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वन रैंक वन पेंशन पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के फॉर्मूले की आलोचना की। बीजेपी ने यूपीए की तरफ से योजना के लिए महज 500 करोड़ रुपए रखने का आरोप लगाया। बहुत होती है, र्यूमर बहुत है, लेकिन कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन पर यूपीए सरकार का प्रस्ताव ज्यादा बेहतर था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पूर्व सैनिकों का भरोसा तोड़ा है। They say we accept the one rank one pension in principle. There is no need of that because the previous government has already accepted one rank one pension. All the other 5 demands of the ex-servicemen, this government either rejected or substantially diluted it. So in a way, it's a great disappointment. समाजवादी पार्टी ने हर 5 साल बाद पेंशन की समीक्षा के फैसले को गलत बताया। और सरकार का जो दावा है कि 10 से 12 हजार करोड़ आएगा, ये बिल्कुल झूठा वादा है। जो कमिटमेंट करे हैं ये 2-3 हजार करोड़ में ही पूरे हो जाएंगे। तो फिर सैनिकों को फायदा क्या हुआ? इनको कम से कम सैनिकों की पूरी बात मानना चाहिए। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों की पेंशन 70 के दशक से घटनी शुरू हुई और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस के समय में ही सेना के जवानों को पेंशन को कम करने का फैसला 1973 में लिया गया और जब कांग्रेस की सरकार थी उसकी अंतिम घड़ियां थी
तब वन रैंक वन पेंशन के लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपए का आवंटन कर सेना के जवानों का एक तरह से मजाक भी उड़ाया गया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि पूर्व सैनिकों ने सरकार की 7 में से 6 घोषणाओं को नामंजूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक बार फिर मिलकर हमारे साथ प्रणव गोस्वामी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रणव, देर रात जो बैठक हुई है रक्षा मंत्री के साथ पूर्व सैनिकों की, क्या जो फॉर्मूला सरकार की ओर से सुझाया गया था उसे पूरी तरह से मंजूर कर लिया गया है? जी देखिए, हालांकि शुरुआत में जिन बिंदुओं पर नाराजगी थी पूर्व सैनिकों को, वो 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे। एक ये कि हर 5 साल में समीक्षा होगी, OROP जो स्कीम है, योजना, उसमें हर 5 साल में, जिसको लेकर आपत्ति थी, सैनिक चाहते थे हर 1 साल में इसका रिव्यू हो। और दूसरा, PRS लेने वाले सैनिकों के लिए पेंशन OROP के दायरे में वो नहीं आएंगे, ये बात थी। हालांकि इस बात को लेकर बाद में जो बातचीत हुई है, जो देर शाम बातचीत हुई है, उसमें एक सहमति बनती दिख गई है, क्योंकि सेना में जिस तरह से VRS की कोई जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की कोई व्यवस्था इस तरह से नहीं होती, बल्कि उसकी जगह जो एक तरह का जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट की व्यवस्था है, यानी एक निश्चित अवधि तक सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद रिटायरमेंट होता है, और उसमें पेंशन की व्यवस्था वैसे ही होती है जैसे कि सामान्य तौर पर रिटायरमेंट में व्यवस्था है। तो इस बारे में सरकार ने अपनी तरफ से एक सैद्धांतिक सहमति दे दी है कि वो सैनिक भी OROP के दायरे में आएंगे। तो ऐसा लगता है कि जो मुख्य जो नाराजगी थी उसका एक हल निकलता दिखाई दे रहा है। और आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज इस बारे में भी जो रक्षा मंत्री है वो औपचारिक ऐलान करेंगे, और उसके बाद ये मुमकिन है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से एक तरह से संतुष्टि की जो बात है, जो बीच का हल है, वो निकलने की उम्मीद है। और आज शाम को रक्षा मंत्री अगर ऐलान करते हैं तो फिर पूर्व सैनिकों का जो हड़ताल है वो वापस हो सकते हैं। जी, तो ये उम्मीद करें कि आज शाम तक घोषणा हो जाएगी, क्योंकि ये जो मुद्दा था VRS को लेकर, इस पर सैद्धांतिक सहमति जैसा कि आप कह रहे हैं कि बन चुकी है, और सिर्फ अब घोषणा का ऐलान बाकी है। जी, ये पूरी उम्मीद है, क्योंकि देर शाम जो बैठक हुई थी उसके बाद एक तरह से पूर्व सैनिकों की तरफ से जो भी बिंदु थे जिस पर आपत्ति थी, उसको लेकर एक बीच का रास्ता निकालने की बात सामने आ रही है। और इसी को देखते हुए ये माना जा रहा है कि जो पूर्व सैनिक है वो इन बिंदुओं पर एक तरह से संतुष्ट हैं। जी। तो इसके बाद किस तरह से घोषणा होती है इसका, उसको लेकर किस तरह से सरकार VRS वाले जो स्कीम है उसको जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट है उसको भी OROP के दायरे में लाने की जो बात है, वो जब घोषणा करते हैं उसके बाद ऐसे कोई खास बिंदु नहीं रह जाते जिसपे कि पूर्व सैनिकों को आपत्ति हो, तो मुमकिन है कि उसके बाद हड़ताल वापस हो जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए प्रणव। अब इसके साथ आगे बढ़ेंगे। भारत समेत G20 देशों ने कहा है कि मुद्रा की दरें बाजार के हिसाब से तय होनी चाहिए। तुर्की की राजधानी अंकारा में G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक के बाद सदस्य देशों को मुद्रा का अवमूल्यन करने से बचने की सलाह दी गई। पिछले दिनों चीन ने अपनी मुद्रा युआन की कीमत में भारी कमी की थी, जिस पर सदस्य देशों ने चिंता जताई। G20 देशों के सम्मेलन में चीन की मुद्रा युआन के अवमूल्यन से पैदा हुए चर्चा हुई। बैठक के बाद बयान में कहा गया कि मुद्रा की कीमत तय करने का काम बाजार पर छोड़ा जाना चाहिए। सदस्य देशों को संरक्षणवादी नीतियां अपनाने से बचना चाहिए। Global financial markets are highly volatile and new risks are surfacing. First, volatility of financial markets is there. That volatility is creating certain problems to make future plans and to plan investments and infrastructural projects. सदस्य देश कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और कर सूचनाओं को साझा करने पर भी सहमत हुए। G20 देश आतंकी संगठनों के खिलाफ सहयोग करने और जानकारियां एक दूसरे को देने पर भी राजी हैं। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विकास दर बेहतर रहने की उम्मीद जताई। वित्त मंत्री ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता के लिए काम करने की जरूरत बताई। उनका मानना था कि बुनियादी सेक्टर के लिए लंबी अवधि के वैश्विक वित्त पोषण की नीति में सुधार होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत समन्वय बढ़ना चाहिए। वित्त मंत्री ने बाजार में भारी उथल-पुथल और मुद्रा के कमजोर होने के संकट को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की धरती पर आतंकवाद फैला रहा है। राजनाथ सिंह ने आतंकवादी संगठन IS को लेकर भी साफ कर दिया है कि भारत के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के रवैये को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब तक हिंदुस्तान की धरती पर पकड़े गए आतंकियों से मिले सबूत से साबित हो चुका है कि इन आतंकियों का ठिकाना पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार हर बार इससे इनकार करती है। दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है, इसलिए हम पड़ोसी के साथ तो अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन आप ही हर समय छेड़छाड़ करते हो तो हम क्या करें। IS वगैरह की बात लोग करते हैं, लेकिन कोई खास समस्या नहीं है, चिंता मत करिए। थोड़ा सा हैं चुनौतियां, लेकिन इन चुनौतियों पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। राजनाथ सिंह ने आंतरिक सुरक्षा पर बोलते हुए कहा कि अमेरिका और UAE जैसे देशों ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद का साथ न देने की सलाह दी है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। पाकिस्तान भारत के साथ संबंध बनाने में विश्वास नहीं रखता है और शायद यही वजह है कि सीमा पार से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत म्यांमार सीमा पर सुरक्षा बलों ने 3 उग्रवादियों को मार गिराया। असम राइफल्स और डोगरा रेजिमेंट ने साझा रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मणिपुर के चंदेल जिले में करीब 1.5 घंटे तक मुठभेड़ चली। कुछ उग्रवादी भागने में कामयाब रहे। उग्रवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है। ओडिशा के मलकानगिरी में 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। 3 माओवादियों में 2 पर ओडिशा सरकार ने 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा था। ये दोनों आंध्र ओडिशा जोनल कमेटी के सदस्य थे और इन पर कई हत्याओं में शामिल होने का आरोप था। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। पुलिस और सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों और माओवादी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। पिछले दिनों मलकानगिरी में ही एक माओवादी नेता और उसके 138 समर्थक गांव वालों ने आत्मसमर्पण किया था। इन ग्रामीणों ने माओवादियों को मदद नहीं करने का वादा किया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR में जगह जगह अपना नेटवर्क बनाने के बाद अब दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद जिला मेट्रो का अगला पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बदरपुर से फरीदाबाद में एस्कॉर्ट मुजेसर तक जाने वाली मेट्रो को हरी झंडी देंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ साथ हरियाणा के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री और फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एस्कॉर्ट मुजेसर मेट्रो स्टेशन से बाटा चौक मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो में जाएंगे, जिसके बाद वो हुड्डा मैदान में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में 2500 करोड़ की लागत आई है, जिसमें 1557 करोड़ हरियाणा सरकार ने दिए हैं, 537 करोड़ केंद्र सरकार का योगदान है, जबकि 400 करोड़ दिल्ली मेट्रो प्रबंधन ने लगाए हैं। इस सुविधा से तकरीबन 2 लाख यात्रियों को फायदा मिलेगा, जो रोज फरीदाबाद से दिल्ली का सफर तय करते हैं। बोधगया का विकास आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार के बोधगया में ये बातें कही। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू बौद्ध सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बोधगया ज्ञान की धरती है और देश की धर्मनिरपेक्ष छवि में बौद्ध धर्म का अहम योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की और बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बौद्ध भिक्षुओं के साथ ध्यान लगाया। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू बौद्ध सम्मेलन में शामिल हुए। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए की। प्रधानमंत्री ने जन्माष्टमी के मौके पर भगवान बुद्ध के साथ भगवान कृष्ण को भी याद किया। गौतम बुद्ध gave the eightfold path and the Panchashil, while Sri Krishna gave valuable lessons of life in the form of Karma Yoga. These two divine souls had the strength to bring people together, rising above differences.
प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश की धर्मनिरपेक्ष छवि में बौद्ध धर्म के योगदान की भी चर्चा की। Buddha is the crown jewel of the Indian nation, which accepts all ways of worship of all religions. This quality of Hinduism in India was a product of many great spiritual masters. प्रधानमंत्री ने बोधगया को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात भी कही। इस कार्यक्रम में 90 देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आगे दिखाएंगे बाढ़ से बेहाल पूर्वोत्तर के 2 राज्य। साइंस की खबरें हो या तकनीकी उलझन। नमस्कार, विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। विज्ञान की फिल्में हो या फिर अन्वेषण। जर्मनी में भारतीय मूल के वैज्ञानिक और उनकी टीम ने हृदय रोग और फेफड़ों के रोग से संबंधित शोध में एक बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों से मुलाकात, सब कुछ एक साथ। देखिए हर हफ्ते ज्ञान विज्ञान सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। मेरे पास 11,000 रुपये थे, मेरे वालिद ने दिए थे। ये ख़त्म हो जाए तुम दीदी वापस आ जाओ। वो 11,000 का 11वां जो था वो ख़त्म होने को आया। एक आदमी मेरे घर आया, मेरी पिक्चर बनाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। वो आदमी इतना अच्छा है, इंसान इतना अच्छा है कि उसने सबको जिसने उसको काम दिया उस आदमी को उसने अमीर कर दिया। और मैं कहीं प्रोड्यूसर की वजह से किसी वजह से मैं जिद पे अड़ गया, मेरा और शाहरुख का रिश्ता बिगड़ गया। नमस्कार, मैं हूँ लेक टंडन, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। मीडिया मंथन में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह का समाजशास्त्र हमने समाचारों का बुना है, उसको कहीं ना कहीं थाम रही हैं। जिस दीवानगी के साथ और जिस तरीके से संयम खोया है चैनल ने, तो उससे दिखाई पड़ता है कि और मुद्दे कुछ हद तक पीछे हट जाएं। जो मीडिया है अभी, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सॉफ्ट टारगेट के ऊपर टारगेट करता है। जिन लोगों ने एजेंडा फिक्स किया इस टेलीविज़न पर इसको दिखाने का, ये टेलीविज़न जानते ही नहीं। हर चीज़ में पॉलिटिक्स तो है ही। एक तरफ से आप टीआरपी बढ़ाते हैं, सेंसेशनलिज्म करते हैं, और दूसरी तरफ गंभीर मामलों पे आप कोई कमेंट करते नहीं हैं। देखिए मीडिया मंथन रविवार शाम 4 बजे। कलम जिसमें छलका विस्थापन का दर्द। मैं तो कहती हूँ मेरा कविता का जन्म जो लेखन का जन्म दुख से हुआ है। कलम जो पैगाम देती रही इंसानियत का। हम चाहते हैं कि मनुष्य मनुष्य बना रहे। आजकल जिस तेजी से हम रोबोट बनते जा रहे हैं, संवेदनहीन बनते जा रहे हैं, कोशिश हो रही है कि एक बेहतर मनुष्य, बेहतर व्यक्ति बने। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ लेखिका कांता से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। हालात सबसे ज्यादा खराब असम के हैं, जहां मौत का आंकड़ा 40 के ऊपर चला गया है। वहीं तकरीबन 17 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, जबकि राज्य के 21 जिले इस वक्त जलमग्न हैं। वहीं असम के साथ साथ मेघालय में भी अब बाढ़ ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इक्कीस जिलों के 2100 गांव में रहने वाले तकरीबन 17 लाख लोग इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 2 लाख एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है, जबकि 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आलम है पूर्वोत्तर राज्य असम का।
राहत और बचाव कार्य में लगी एजेंसियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 320 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग शरण लेने को मजबूर हैं। राज्य सरकार की माने तो उनकी सारी मशीनरी राहत कार्य में लगी हुई है और केंद्र सरकार से अंतरिम मदद की मांग की गई है। रिहेबिलिटेशन के लिए हमारा पूरा जो फील्ड मशीनरी है पूरी लगी हुई है और पूरी तत्परता से काम कर रही है और जितना मदद हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से जो भी ज़रूरत है वो उनकी पूरी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश की वजह से मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। 21 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें 86 गांवों के 43,000 लोग इस वक्त पनाह लिए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात सरकार ने पटेल समुदाय के नेता हार्दिक पटेल को उल्टा दांडी मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी। सरकार के इनकार के बाद अब हार्दिक पटेल ने 13 सितंबर को मार्च निकालने का ऐलान किया है। पटेल समुदाय के नेता हार्दिक पटेल ने साफ कह दिया है कि अगर 13 सितंबर को सरकार इजाजत नहीं देती है तब भी रिवर्स दांडी मार्च निकाला जाएगा। कम से कम 6 दिन के बाद, मतलब हमने अल्टीमेटम गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि अगले रविवार को उसी टाइम पर उसी जगह से हम आगे से जहां पर गांधी जी को अरेस्ट किया था वही ट्रेन से हम हमारी रैली की शुरुआत करेंगे और उस वक्त ये परमिशन जो हम नए से मांगेंगे ठीक है, देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सही मार्ग पर वहीं से अहिंसा के मार्गों पर हमारी मार्च करेंगे। हार्दिक पटेल ने ऐलान किया था कि वो 6 सितंबर को रिवर्स दांडी मार्च निकालेंगे, लेकिन सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। इससे पहले आरक्षण को लेकर हुए आंदोलन में हिंसा हो गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार 13 सितंबर को मार्च निकालने की इजाजत देती है या नहीं, क्योंकि पटेल समुदाय मार्च निकालने पर अड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कावेरी नदी से पानी छोड़े जाने के मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। जयललिता ने प्रधानमंत्री से दखल देने की अपील की। जयललिता का कहना है कि कर्नाटक सरकार कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन कर रही है। तमिलनाडु सरकार का आरोप है कि तमिलनाडु के लिए 94 टीएमसी फुट पानी छोड़ने का आदेश था, लेकिन 31 अगस्त तक कर्नाटक की ओर से सिर्फ 66.44 टीएमसी फुट पानी छोड़ा गया। तमिलनाडु की मांग है कि कर्नाटक 31 सितंबर तक बाकी पानी छोड़ दे। जयललिता ने कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल नियामक समिति गठित किए जाने की मांग दोहराई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह पीडीएस घोटाले के बाद एक बार फिर से कांग्रेस के निशाने पर हैं। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता ने रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को छत्तीसगढ़ सरकार पर इंदिरा कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने इंदिरा प्रियदर्शनी महिला सहकारी बैंक घोटाले में मुख्य आरोपी उमेश सिन्हा के नार्को टेस्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित कई आला अधिकारी और नेता इस घोटाले में शामिल हैं। इस मामले में करीब 54 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। जुलाई 2007 में इस बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। कांग्रेस ने मांग की है कि इस घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से कराई जाए। नान घोटाले में जो देश का सबसे बड़ा पीडीएस घोटाला है, वहाँ चालान के साथ जो साक्ष्य लगाए गए हैं उसमें उनका खुद का और उनके परिवारजनों का नाम है, फिर भी वो क्यों पद पर बने हैं। और आज के साक्ष्य के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि वो एक से अधिक घोटालों में संलिप्त है। दिल्ली में अगले महीने से बच्चों के बस्ते का बोझ कम हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने 1 से 8वीं तक के पाठ्यक्रम में 1/4 कमी करने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कल इसका ऐलान किया। शिक्षा विभाग ने शिक्षाविदों, अध्यापकों, अभिभावकों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर इसकी रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी अब कोई प्रासंगिकता नहीं है। ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने शरणार्थियों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं।
गृह युद्ध की वजह से सीरिया छोड़ने वाले कई शरणार्थी इन दोनों देशों में पहुंच रहे हैं। हंगरी में प्रवासियों पर बल प्रयोग के बाद दोनों देशों ने ये फैसला किया। हंगरी से ऑस्ट्रेलिया जा रहे इन बच्चों के चेहरों पर खुशी देखते ही बनती है। कई दिनों की बातचीत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सीमाएं शरणार्थियों के लिए खोल दी हैं। इनमें से अधिकतर सीरिया से आए हैं। शनिवार शाम तक करीब 6000 प्रवासी म्यूनिख पहुंच गए थे। ऑस्ट्रेलिया के नागरिक भी इनका दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। I think that sorry if some people are coming such a long way, if they have such a nightmare behind them, we should stand here and should say welcome, welcome, welcome to Austria. जर्मनी ने भी ऐसा ही फैसला किया है। इसके बाद वहां भी सीरिया से आए शरणार्थी बसों और ट्रेनों में पहुंच रहे हैं। Hungary is miserable. You know, police is very bad, just like Syrian police. यूरोप की सीमाओं पर इस साल अब तक 3.5 लाख शरणार्थी पहुंच चुके हैं। इस बोझ को उठाने को लेकर यूरोपीय यूनियन के देशों में मतभेद भी उभर कर सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश में कैसे मनाया गया जन्माष्टमी। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से आए तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण जन्मदिन को लोगों ने मनाया है। ये तस्वीरें इंदौर के इस्कॉन मंदिर की हैं, जहां भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन पहुंची। कृष्ण की भूमि मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में दही हांडी फोड़ी गई, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दही हांडी फोड़कर जन्माष्टमी मनाई। जन्माष्टमी के मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिकों ने हड़ताल खत्म करने के दिए संकेत। देर रात हुई रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद वीआरएस पर झुकी सरकार। 1 जुलाई 2014 से लागू होगी स्कीम। चीन की मुद्रा युआन के अवमूल्यन से वैश्विक संकट पर G20 ने जताई चिंता। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता के लिए काम करने की जरूरत। सीमा पर सीजफायर उल्लंघन का पाकिस्तान जिम्मेदार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान नहीं रखता भारत से संबंध बनाने पर विश्वास। भारत म्यांमार सीमा पर 3 उग्रवादी ढेर। 1.5 भीड़ में मिली कामयाबी। उड़ीसा के मलकानगिरी में 3 माओवादियों का आत्मसमर्पण। और असम में बाढ़ से अब तक 40 से ज्यादा की मौत। राज्य सरकार ने मांगी केंद्र सरकार से 500 करोड़ की अंतरिम मदद। मेघालय में भी बाढ़ से 86 गांव डूबे।